जेईई मेंस के एग्जाम काफी नजदीक हैं। ये वीडियो इसीलिए है कि आखिरी के लास्ट वीक व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, टाइम टेबल है जो आपका रूटीन है वो बहुत रेगुलर रहना चाहिए। स्टे काम एंड कूल थ्रू आउट दी सेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज अ गेम चेंजर। ये सबसे पहली बात तो ये है कि इन आखिरी के 7 दिनों में आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं टच करना है। जाने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स जरूर लेके जाइए। हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट एलन डिजिटल। जैसा हम सभी जानते हैं, आप लोगों के जेईई मेंस के एग्जाम काफ़ी नज़दीक हैं और बहुत स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी है कि सर प्लीज़ आखिरी के इस वीक में, लास्ट 7 डेज़ में हमें जेईई मेन के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो इसीलिए है कि आखिरी के लास्ट वीक व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक दिन पहले तक एग्जाम के, यानी डे 8 से डे 2 तक आपको क्या क्या करना है, जस्ट बिफोर 1 डे, एग्जाम से एक दिन पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एंड ऑल्सो द शो टाइम, द एग्जाम डे, उस दिन आपको किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं डे 8 से डे 2 तक, यानी कि आखिरी के 7 डेज जो हैं उनमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू मेनी इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग दैट। सबसे पहली बात तो ये है कि इन आखिरी के 7 दिनों में आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं टच करना है। यानी कि अगर कोई ऐसा चैप्टर है विच आई एम श्योर कि नहीं होगा, कि जिसको आपने अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको उसको अब टच नहीं करना है। या फिर कोई नई बुक या फिर कोई नया सोर्स आखिरी के इन दिनों में बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है अभी तक अच्छे से, सिर्फ उसी को रिवाइज करेंगे। और किन बातों का ध्यान रखना है? वी ऑलरेडी नो दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। यानी कि वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी श्योर कि इन आखिरी के 7 दिन में हम कोई ऐसी इनसिंसियरिटी ना कर दें ताकि हमारी तबीयत खराब ना हो जाए। बिकॉज सोचिए, साल भर आप सबने इतनी मेहनत करी है, अगर लास्ट डेज में तबीयत खराब होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो हमारी वो पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। सो यू हैव टू हैव अ वेरी हेल्दी, वेरी डिसिप्लिनरी डाइट। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम टेबल है, जो आपका रूटीन है, वो बहुत रेगुलर रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी इरेगुलर। ऐसा नहीं होना चाहिए आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अगले दिन बहुत कम पढ़ लिया, आज किसी भी टाइम पर कुछ भी कर लिया। नो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इन लास्ट 7 डेज में भी अपने रूटीन को रेगुलर बना लिया और उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में अप्लाई किया, तो आई एम वेरी श्योर आपका गोल आप तक बहुत ईजिली पहुंच जाएगा। सर किस तरह से रूटीन बनाना चाहिए? सो लेट मी शो इट टू यू। सबसे पहली बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो स्लीप है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर बहुत सारा सिलेबस करना है, बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है, आखिरी के 1 वीक तो मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा या सिर्फ 2 या 3 घंटे सोऊंगा। नॉट एट ऑल रिकमेंडेड माय डियर स्टूडेंट्स। बिकॉज हम जानते हैं कि जो स्लीप है, ये भी जितनी भी पूरे दिन में हमारे ब्रेन ने हमारी मेमोरी के अंदर जितना भी डेटा इनपुट किया है, उसको बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेली 6 to 7 आवर्स स्लीप लेनी है। उससे बहुत कम भी नहीं लेनी है और ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लेनी है। उसके अलावा और भी जो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्रेशन अप होना, ब्रश करना, बेदिंग टाइम, आपके मील टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और भी कुछ रूटीन जो की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए आप 3 आवर्स रिजर्व रख सकते हैं। आफ्टर दैट, उसके अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले भी बोला, टू हैव अ हेल्दी ब्रेन एंड अ हेल्दी बॉडी। यानी कि आपको डेली अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, अपने फोकस को बढ़ाने के लिए 30 to 60 मिनट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी या फिर मेडिटेशन या फिर योगा, सम काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रखनी है, सो दैट आवर माइंड इज वेरी काम, वेरी कूल एंड वी कैन फोकस वॉट एवर वी आर स्टडिंग, सो दैट हमारा जो आउटपुट है वो बेस्ट निकल के आए। नाउ इन सारी चीज़ों के अलावा अब इंपॉर्टेंट एकेडमिक एस्पेक्ट पे बात करते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद हमारा एग्जाम है और वो एग्जाम एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, या तो फर्स्ट शिफ्ट में 9 to 12 और एल्स 3 to 6। तो हमें डेली अपनी बॉडी क्लॉक को उसी तरह से सेट करना है। जो भी आपका एग्जाम टाइम है, उस टाइम डेफिनेटली यू शुड बी सिटिंग ऑन टेबल चेयर और डेली आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। एक बार आपने 3 घंटे मॉक टेस्ट दे लिया, उसके बाद आपको 1 घंटे उसका एनालिसिस भी करना है। ना आई एम श्योर कई बच्चे सरप्राइज होंगे, सर 1 घंटा एनालिसिस? यस, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप वो 1 घंटा जो एनालिसिस करेंगे वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह होगा और उसका आउटपुट आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं।
नेक्स्ट पार्ट, एक बार एनालिसिस कर दिया, आपको पता चल गया आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, तो उसके बाद आपको 1 आवर पर सब्जेक्ट यानी 3 घंटे अपना इंप्रूवमेंट वर्क करना है उन वीकनेसेस के ऊपर। और डेली जब भी हम एग्जाम देने बैठेंगे उससे 1 घंटा पहले या जितने भी समय पहले, दैट्स योर चॉइस, आप अपने हिसाब से रूटीन बनाइए, लेकिन आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 20 मिनट ईच सब्जेक्ट, 1 घंटा सिर्फ उन फॉर्मूले को पहले रिवाइज कर देना है, उसके बाद अपना एग्जाम स्टार्ट करना है। और उसके बावजूद पूरे दिन में आपके पास 2 to 3 आवर्स अभी भी स्पेयर टाइम बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस टाइम को आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, आप चाहें तो अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि इस टाइम में आप कुछ भी ऐसा नहीं करें जो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दे, यानी आपको सोशल मीडिया से और बाकी की चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहना है, उनमें बिल्कुल अपना टाइम स्पेयर नहीं करना। कई बार बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, और आई एम श्योर आप में से भी कई बच्चों ने इस तरह का फील किया होगा, कि जब भी कोई टेस्ट वो अपने कोचिंग में दे रहे होते हैं या कोई मॉक टेस्ट घर पर ही दे रहे होते हैं, तो बाद में ऐसा लगता है कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हम और बेटर कर सकते थे, कुछ इजी क्वेश्चंस ऐसे थे जो छूट गए, जो मिस हो गए, जो हमने अटेम्प्ट ठीक से नहीं कर पाए। बाद में लगता है कि ये तो मैं बड़े प्यार से बड़े इजीली कर लेता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमारी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। कई बार हम बिना किसी स्ट्रेटजी के अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं और फिर वापस आकर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने पोटेंशियल से, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाए। जबकि एक और स्टूडेंट्स का अगर कंपेयर करें जिसका एकेडमिक लेवल एग्जैक्टली किसी दूसरे स्टूडेंट के जैसा हो, लेकिन अगर उसकी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी अच्छी है, तो मान के चलिए उसकी परफॉर्मेंस रिलेटिव टू एक स्टूडेंट जिसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कहीं ज़्यादा बेटर आएगी। और ये चीज़ मैं आपके सामने अभी प्रूव भी करूंगा। ठीक है सर, तो फिर एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहली बात तो, अगर आप ऑलरेडी किसी कोचिंग में या कहीं जाकर अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिकली उसी टाइम के हिसाब से सेट है और आपका एनवायरनमेंट ऑलरेडी कंड्यूसिव है। लेकिन अगर आप घर पर अपना एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी क्लॉक अकॉर्डिंगली सेट हो, उसी टाइम पर एग्जाम दीजिए जिस टाइम एक्चुअल एग्जाम होना है। सेकेंडली, द एनवायरनमेंट शुड बी कंड्यूसिव। इसका क्या मतलब है? ये नहीं होना चाहिए कि हम एग्जाम देने तो बैठ गए टेबल चेयर पे, साथ में हमारे मोबाइल भी पड़ा हुआ है, बीच में कोई मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया तो हम वो भी देख रहे हैं, बीच में हम ब्रेक लेने के लिए उठ जा रहे हैं। क्या एक्चुअल एग्जाम पेपर में ये सारी लिबर्टी या फैसिलिटी होंगी? क्या नहीं होंगी। सो वी नीड टू मेक आवर एनवायरनमेंट कंड्यूसिव एनफ टू रिप्लिकेट इट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एग्जाम एनवायरनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अब जब आप पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कई बार हमने देखा है कि हम पेपर को, क्वेश्चन को करने बैठते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं होता, हम परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तो उस वजह से नेक्स्ट सवाल भी खराब होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन अगर हमसे नहीं होता तो हमें क्यों लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे कैसे नहीं होगा, ये चैप्टर तो हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, और लगे रहते हैं 8-8, 10-10 मिनट उस क्वेश्चन पे कभी कभी लगा देते हैं, और बाद में उसका रिजल्ट क्या निकलता है हम सब जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन भी ठीक से सॉल्व नहीं होता, हो सकता है नेगेटिव मार्किंग करा दे, और उस वजह से जो नेगेटिविटी दिमाग में आती है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमारे ख़राब हो जाते हैं या हमारा ओवरऑल पेपर गड़बड़ हो जाता है। या फिर कई बार हमको लगता है कि आई एम लूजिंग द ग्रिप ओवर द पेपर। अगर आपको अपने पेपर पर कमांड रखना है, माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम के केस में 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो आप एग्जाम को फोड़ दोगे या एग्जाम आपको फोड़ देगा। और आपको इस बात को एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या है वो स्ट्रेटजी जिससे आप एग्जाम टाइम पर उस एग्जाम को फोड़ सकते हैं? तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको पूरे पेपर को कम से कम 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। 3 राउंड्स में भी कर सकते हैं। 2 राउंड्स में कैसे करना है उसकी मैं बात करता हूं। द आइडिया इज, कोई भी टेस्ट पेपर ले लीजिए आप किसी भी एग्जाम का, उसमें 2 ही, अगर मैं बात करूं 2 ही तरह की बातें, या तो क्वेश्चन आप कर लेंगे या आपको उस क्वेश्चन में कोई चैलेंज फील होगा। अब वो चैलेंज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसीलिए हम बोलते हैं उसको FLT टेक्निक। क्या है तरीका FLT टेक्निक का, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊं मैं, वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन, या तो आपको लगेगा किसी क्वेश्चन को करते वक्त कि यार मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, अंडर रूट आएगा या नहीं आएगा, मॉड्यूलस आएगा या नहीं आएगा, अल्फा की पावर में क्या था, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अपन F फॉर फॉर्मूला कैटेगरी में समझेंगे। दूसरा पार्ट, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया,
आपके दिमाग में आया कि इसको करने के लिए पहले मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपने सोचा कि पहले लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उससे नेक्स्ट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, फिर ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा इससे मुझे नेक्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन आपको ये रियलाइज हो गया कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन। सो दैट इज द कैटेगरी ऑफ एल फॉर लेंदी। एंड नेक्स्ट इज टी फॉर टफ क्वेश्चन, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा एग्जाम टाइम पे कि यार मुझे चमक ही नहीं रहा, आई कैन नॉट रिलेट कि मुझे इसे कैसे सॉल्व करना है, अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। दैट इज द कैटेगरी ऑफ टफ क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि जब हम बिना किसी स्ट्रेटेजी के जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस पर अपन इतना टाइम लगाते हैं कि ये क्वेश्चन से आउटपुट या तो नेगेटिव मार्किंग का मिलता है या फिर टाइम इतना वेस्ट हो जाता है कि कई सारे इजी क्वेश्चंस अपने अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं, आखिरी के कुछ क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। अब आपको जब 2 राउंड मेथड का अप्रोच करना है तो उसका तरीका यह है कि फर्स्ट राउंड में जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, हो गया, सेकंड पढ़ा, लेट्स सपोज हो गया, थर्ड पढ़ा और पढ़ के आपको लगा कि इसमें जो फॉर्मूला यूज करना है थोड़ा भी कंफ्यूजन है, उसी टाइम पर अपने पास एक रफ शीट में ग्रिड बना लीजिए FLT। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा भी कंफ्यूजन है फॉर्मूले का, तो आपने फटाफट से मान लिख दिया 3, आगे बढ़ गए, यानी कि आपने उस क्वेश्चन पर बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 किया, हो गया, 5 किया, आपको लगता है कि जो भी अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है उससे कम से कम 4-5 मिनट लग जाएंगे, एंड वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास एवरेज आउट करें तो एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट होती हैं, तो उस टाइम पर वो क्वेश्चन एक तरह से लेंदी अप्रोच आपके दिमाग में आ रही है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 एल के नीचे लिख दिया और आगे बढ़ गए, बिल्कुल टाइम उस मोमेंट पर इन्वेस्ट नहीं किया, दिमाग भी अपना खराब नहीं होने दिया, आगे बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज 8 आया, आपको दिखा कि यार ये क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट लेना है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स, इट्स अ टफ क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, फटाफट से लेट्स सपोज इट वाज क्वेश्चन नंबर 9, आपने 9 लिखा, आगे बढ़ गए। दिल खोल के क्वेश्चंस आप छोड़ते जा रहे हैं फर्स्ट राउंड में, और लेट्स सपोज कोई फिर उसके बाद 12th क्वेश्चन आया जो आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन है, लेट्स सपोज 16 क्वेश्चन में फॉर्मूले में कंफ्यूजन है, लेट्स सपोज 19 क्वेश्चन में आपको लेंदी लग रहा है, लेट्स सपोज कोई भी 25th क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, 32nd क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है। इस तरह से आपने बिंदास क्वेश्चंस को, जो FLT कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़कर जैसे ही रियलाइज किया, छोड़ दिया और आगे बढ़ते गए। दैट मीन्स कि आप सिर्फ और सिर्फ सारे इजी क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, मोर देन 50% क्वेश्चंस भी आप इस केस में छोड़ सकते हैं इफ यू विश टू, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हैं अपना टाइम भी तो बच रहा है, और वो टाइम हम ऑलरेडी सिर्फ इजी क्वेश्चंस में दे रहे हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो आपने कम से कम इस तरह से छोड़ते हुए भी एटलीस्ट आपने 50% क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर लिया है, और अब तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की है, बिकॉज जो भी नेगेटिव मार्किंग की पॉसिबिलिटी थी हमने ऑलरेडी उसको अवॉइड कर दिया है। अब सोच के देखिए कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस टाइम एग्जाम के ड्यूरिंग आपके दिमाग में, जब आपको रियलाइज होगा कि करीब करीब 40 to 50% एटलीस्ट, और ये में अलग अलग बच्चों का डिफरेंट हो सकता है, कोई हो सकता है 70% क्वेश्चंस को इस तरह से बाकी के छोड़ के 70% क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट कर ले, कोई 60%, कोई 80%, कोई 50%, वॉट एवर इट इज। लेकिन आपको ये जरूर दिखेगा कि मैंने पेपर में से एक भी ईजी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे करेक्ट क्वेश्चंस जो मैं कर सकता था, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करी, और अभी भी बिकॉज इतने सारे सवाल छोड़े भी थे तो मेरे पास टाइम बचा हुआ है, और अब मैं सेकंड राउंड में इन क्वेश्चंस को वापस से देखूंगा। लेकिन फायदा क्या है सेकंड राउंड का, दैट नाउ योर ब्रेन इज वेरी मच रिलैक्स्ड, प्रेशर अपलिफ्ट हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे ऊपर प्रेशर होता है, एक ना चाहते हुए भी अनड्यू प्रेशर, एक एक्साइटमेंट होता है पेपर को जब हम स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं, और उस टाइम अगर हम क्वेश्चन के साथ ज़्यादा टाइम लगा दें तो वो सारी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। अभी तो कोई नेगेटिविटी डेवलप ही नहीं होने दी हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी फॉर्मूला कंफ्यूजन क्वेश्चंस थे उनको वापस से एक बार देखेंगे, बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी जो बोलती है कि अब जब हमारा ब्रेन रिलैक्स्ड है, तो लेट्स सपोज आपको करीब 8 क्वेश्चंस में फॉर्मूले में कंफ्यूजन भी था पूरे पेपर में, तो शायद अब आपको 1 या 2 क्वेश्चन का फॉर्मूला तो बिल्कुल करेक्टली याद आ जाएगा। कर लिया उनको, फिर आगे बढ़े। अब किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, लेंथी टाइप के क्वेश्चंस। क्यों? बिकॉज आपको सॉल्यूशन तो ऑलरेडी पता है। दी ओनली डिफरेंस वाज, पहले आपको लग रहा था इतना ज्यादा टाइम हम ना इन्वेस्ट कर दें कि कहीं हमारे इजी क्वेश्चन नहीं छूट जाए। ऑलरेडी इजी क्वेश्चन तो सारे कर चुके हैं, अब सारा टाइम हमको इधर ही इन्वेस्ट करना है। एंड स्टिल अगेन देयर इज अ ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्टर कि अब बिकॉज हमारा ब्रेन रिलैक्स्ड है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी
कि इन सारे क्वेश्चंस में से शायद 2 या 3 का आपको इजी अप्रोच, स्मार्टर अप्रोच, शॉर्ट तरीका भी दिमाग में आ जाए। ये पूरा काम हो जाता है। देन यू नीड टू अटेम्प्ट दी टफ क्वेश्चंस। इनफैक्ट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अब ऐसे में अगर टाइम नहीं बचा है तो आप इन टफ क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, बिकॉज टफ क्वेश्चंस ओवरऑल कम होंगे एग्जाम में, है ना। छोड़ सकते हैं या फिर आप उनको रीअटेम्प्ट करें तो बहुत फोकस के साथ अटेम्प्ट करना है, बिकॉज यही वो क्वेश्चन सिर्फ बच गए हैं जो आपकी नेगेटिव मार्किंग करा सकते हैं। अदरवाइज आपने सारा नेगेटिव मार्किंग का स्कोप खत्म कर रखा है। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट कि पेपर को 1 घंटे एनालिसिस कैसे करना है। जब 3 घंटे का पेपर आपने दे दिया, उसके बाद में ये एनालिसिस पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखाएगा, और उस पर जब हम काम करेंगे तो धीरे धीरे हम अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देंगे। जब आपने पूरा पेपर दे लिया, उसके बाद आप आराम से आंसर की और सॉल्यूशंस को मैच कीजिए और देखिए, एक टेबल बनाइए अपने साथ में, जिसको मैं बोलता हूं आपकी मिस्टेक डायरी। उसमें आप लिखिए, आप सबसे पहले तो डेट लिखिए अपने एग्जाम की, किस डेट को आपने वो एग्जाम अटेम्प्ट किया था, और बताइए, लिखिए कि आपके कितने फिजिक्स में क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने मैथ्स में, कितने केमिस्ट्री में, टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए, और कितने क्वेश्चंस की वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई। जब ये डिटेल आप लिख लेंगे, उसके बाद अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपने ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जिसमें फॉर्मुलेज में आपने गलती करी। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, अगर सिर्फ फॉर्मूले की वजह से कोई क्वेश्चन गड़बड़ होता है, और मेंस में हम जानते हैं कई बार क्वेश्चन फॉर्मूला ओरिएंटेड आ जाता है, देन इट्स सच अ मिस्टेक जिसका हम हमेशा रिग्रेट करते रहेंगे। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता। पूरे, अगर मैं बात करूं जेई में अराउंड 100 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में कम से कम 10 फॉर्मूले भी बात करूं, थाउजेंड्स फॉर्मूले हैं। कई बार हमें यही नहीं रियलाइज होता कि हमें फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले में इशू है। तो ये जो आपकी मिस्टेक डायरी है, ये आपको बताएगी कि उस टेस्ट में ऐसे कौन से फॉर्मूले थे जिसमें गड़बड़ थी। उन फॉर्मूले को आपको एक जगह लिख लेना है, यानी अपनी वीकनेस सामने आई और उसको हमने सीधे सीधे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया। उसके अलावा आपको ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस में जिनमें भी आपने नेगेटिव मार्किंग करी है, यानी कि आपको लगता था आंसर करेक्ट है और आंसर इनकरेक्ट हुआ, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। हो सकता है सिली मिस्टेक हुई हो सकता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई हो। जो भी मिस्टेक है उसको आप यहाँ नोट डाउन कीजिए। सर नोट डाउन क्यों करना, हमने तो देख लिया हमारी क्या मिस्टेक है, हम उसको इंप्रूव कर लेंगे। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप अपने हाथ से अपनी मिस्टेक को लिखेंगे तो आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगी, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई टेस्ट देने जाएंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे बोलेगा कि नहीं, ये मिस्टेक मैं पहले कर चुका हूँ, अब रिपीट नहीं करूँगा। मिस्टेक्स अलग अलग हो सकती हैं। फिर से हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, फॉर्मूला मिस्टेक हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक अगर है और आपको रियलाइज़ हो गया, तो उसके बाद जो मैंने बोला था 3 घंटे, यानी कि 1 घंटा हर टेस्ट को जो हमको वापस से वर्क, इम्प्रूवमेंट वर्क जो करना था, उसमें हमारा वही काम है। जिन जिन चैप्टर्स में हमारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स निकल के आती हैं, उसको वापस से हमको जाके रिवाइज करना है, अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथन करना है। और इस मिस्टेक डायरी को अगर आप डेली अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले देख लोगे, तो हमारा सबकॉन्शियस ड्यूरिंग द एग्जाम ये वर्क करेगा कि ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। और नॉट ओनली दैट, आपको खुद को भी अपने आप से ये बोलना होगा दैट यस, इट विल नॉट हैपन अगेन। जो भी मिस्टेक मैंने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करना कोई गलती नहीं है, गलती को रिपीट करना एक गलती है। ऑलराइट, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि ठीक है सर, मैंने सारी चीज़ें कर ली। अब जब आप अपने क्वेश्चंस में जहां मिस्टेक्स करी उनके सॉल्यूशन को जब देखें, कुछ बच्चे कैसे देखते हैं सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है और बस देखा कि इसमें सॉल्यूशन में क्या किया, समझ में आ गया, खत्म। नो, जेई का एग्जाम इज प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड। वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, यानी नॉट ओनली जस्ट व्हाट बट ऑल्सो ऑन व्हाई, कि ऐसा क्यों किया, इस कॉन्सेप्ट पे आपने फोकस कर दिया सॉल्यूशन के, तो मान के चलिए वो क्वेश्चन की अपीयरेंस कितनी भी चेंज होती जाए, आपके कॉन्सेप्ट पे कमांड आ जाएगा, और फिर आपसे इस तरह की मिस्टेक्स उस कॉन्सेप्ट में एटलीस्ट कभी भी दोबारा नहीं होंगी। अब बात करते हैं, ये सारी कहानी थी एग्जाम से 6 दिन पहले तक, डे 8 टू डे 2। अब बात करते हैं 1 दिन पहले, जस्ट एग्जाम से 1 दिन पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ
वेरी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको इन छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो अगला दिन जिस दिन आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सबसे पहली बात, अपनी बॉडी क्लॉक को पूरा सेट रखना है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपके एडमिट कार्ड और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको लेके जानी है चीज़ें, वो मेक श्योर कि आपने एक जगह पर ठीक से रख दी हैं। एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर भी आपका होना है वो जगह आपने चेक कर ली है, ये इंश्योर कर लीजिए कितनी दूर है, आपने देख लिया है क्या ट्रांसपोर्ट का मोड रहेगा। अगर बाय द वे किसी दूसरी सिटी में है विच इज़ लेस लाइकली, लेकिन हो भी सकता है अलग अलग टाउन्स के हिसाब से, तो वो आप इंश्योर कर लीजिए अपना ट्रैवलिंग, अपना ट्रांसपोर्टेशन। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लेने एक दिन पहले। सर सारे फॉर्मूले कैसे करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया, इतने दिन से आप डेली 20-20 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, तो जब आप डेली रिवाइज कर रहे हो तो उसके बाद एक क्विक रिवीजन के लिए एक दिन पहले इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप बहुत फटाफट से गो थ्रू कर सकते हो। अगर मैं बात करूं 1000 फॉर्मूलाज भी हैं, है ना, टोटल इन ऑल, तो जैसे जैसे आप क्विकली उनको रिवाइज करोगे आपका ब्रेन फटाफट से बोलेगा हाँ ये तो मुझे याद है। और डेली जो हम एनालिसिस की बात कर रहे थे उसके थ्रू जहाँ जहाँ आपको पिन पॉइंट है ऑलरेडी कि यहाँ पर मुझे दिक्कत होती है, उस पर थोड़ा सा और अपन ने एम्फेसिस कर दिया। तो पूरे दिन हमको इसी तरह से रिलैक्स मैनर में स्टडीज़ करनी। नेक्स्ट इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड डिस्ट्रैक्शन। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, एक दिन पहले तो हमारा माइंड बहुत काम एंड कूल होना चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। कई बार हम एग्जाम से एक दिन पहले अलग अलग तरह की इनसिंसियरिटी शो कर देते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, नींद कम ले रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि ना चाहते हुए भी हमने किसी से कुछ इस तरह की बात कह दी, नेगेटिव बात कह दी, किसी को कुछ बोल दिया जिससे हमारा ब्रेन के अंदर अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, कुछ चीज़ें घूम रही हैं दिमाग में। यू शुड अवॉइड दैट, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ईट लाइट एंड स्लीप टाइट, एज सिंपल एज दैट। हल्का खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, अच्छी नींद लेंगे, और जब ये काम हो जाएगा देन कम्स द शो टाइम, दैट इज द एग्जाम डे। उस दिन आपको क्या करना है? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि जब आपको उठना है, वेक अप विद अ स्माइल एंड अ कॉन्फिडेंस कि हाँ आज का दिन तो मेरा दिन है, मैं आज फोड़ने वाला हूं। कंप्लीट योर रूटीन एक्टिविटीज। हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेना है एग्जाम में जाने से पहले, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। जिस दिन फाइनल वर्ल्ड कप का मैच होता है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, बॉक्सिंग चैंपियनशिप क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज ये जो जेई का एग्जाम है उसको मैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप का जो चैंपियनशिप होता है उससे कंपेयर करता हूँ। इन द सेंस उस दिन आप रिंग में अकेले होते हैं, आपके कोच, आपके टीचर्स भी रिंग के बाहर होते हैं, आपके पेरेंट्स भी ऑडियंस में होते हैं, रिंग के अंदर सिर्फ आप होते हैं, और आपका ओपोनेंट होता है जो आपका एग्जाम है। और जैसे मैंने बताया, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एग्जाम आपको फोड़ देगा या तो आप एग्जाम को फोड़ देंगे। उस टाइम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है एग्जाम में जाने से पहले कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत काम एंड कूल रहना है, इस तरह से मेंटली प्रिपेयर करना है कि अगर जब मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग रहा हूँ, अलग अलग कोड्स होते हैं क्वेश्चंस में, तो हो सकता है कहीं कहीं मुझे लगे कि कंटिन्यूसली 5-6 क्वेश्चन लगातार मुझे टफ लग रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो अपने दिमाग को बोलना है क्या, कोई टेंशन नहीं। अगर कुछ टफ क्वेश्चन एक साथ आ गए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इजी भी तो आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं पूरे एग्जाम पेपर में, तो इस बात से डरना नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार कुछ इजी क्वेश्चंस आने लगते हैं लगातार, तो भी हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो भी अपने आप को समझाना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाना है। चाहे पेपर मुझे इजी लगे, चाहे पेपर मुझे टफ लगे, मुझे अपने आप को काम एंड कूल रखना है। बिकॉज इजी है तो वो भी तो सबके लिए इजी है ना, टफ है तो वो पेपर भी सबके लिए टफ है। ऑटोमेटिकली रिजल्ट तो रिलेटिव होता है, रैंकिंग तो रिलेटिव है, परसेंटाइल तो रिलेटिव है, अपने आप उस हिसाब से चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी इफ आई एम काम एंड कूल। और अगर मैंने अपना काम एंड कूल लूज कर दिया तो ये पक्की बात है कि मेरी परफॉर्मेंस, मेरा जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से बेस्ट नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जाने से पहले, और ये एलन की एक खूबी है, हम बोलते हैं कि हमारा मोटिव ही ये है संस्कार से सफलता तक। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, आप भले ही माने या नहीं माने, जाने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स जरूर लेके जाइए। एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। टाइम से पहुंचिए, टाइम से पहुंचने के बाद इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास में, और अपने पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। और अटेम्प्ट कैसे करना है, यू ऑलरेडी नो व्हाट शुड बी दी बेस्ट स्ट्रेटेजी।
स्टे काम एंड कूल थ्रू आउट दी सेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर स्टूडेंट्स. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज अ गेम चेंजर. ये छोटी सी चीज आपकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है. अब बात करते हैं होगा क्या इससे. यू विल डेफिनेटली रॉक. आपका एग्जाम जब आप बाहर निकल के आएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया. आपका एग्जाम आपके बेस्ट पोटेंशियल के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी. और हमारा मोटिव ये है एलन डिजिटल पर कि आपने जो गोल अचीव करना है उसके लिए आपको थ्रू आउट द टाइम हम गाइडेंस देते रहें. एंड नॉट ओनली थ्रू जस्ट दिस वीडियो, आपको इसी एलन डिजिटल की यूट्यूब चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट के भी गाइडेंस वीडियो दिखेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिरी वीक में फिजिक्स को किस तरह से तैयारी करनी है, केमिस्ट्री की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, मैथ्स की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है. नॉट ओनली दैट, अगर आप देखेंगे तो आपको एलन डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर ही बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में समझाई गई कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी दिखेंगी. यू कैन ब्राउज थ्रू दैट, यू कैन गो थ्रू दैट, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, बिकॉज दिस इज जस्ट जेई मेंस सेशन 1. इसके बाद जेई मेंस सेशन 2 भी होना है और इसके बाद जेई एडवांस का एग्जाम भी होना है. तो अगर आपको लगातार ये गाइडेंस वीडियोस चाहिए, देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, एलन डिजिटल का यूट्यूब चैनल. वी आर कमिटेड कि जैसे जैसे आपको जो गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी हम देते जाएंगे. कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, आपको और किस तरह की गाइडेंस वीडियोस चाहिए, बिकॉज एलन डिजिटल इज ऑलवेज विद यू. ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स. टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग.